जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है ध्वनि की लक्षण। ठीक है, तो इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि के लक्षण में तारत्व के विषय में पढ़ चुके थे। ठीक है, और तारत्व में हमने आपको बताया था कि ध्वनि के तारत्व के आधार पर ही हम ध्वनि को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला है पतली अथवा तीक्ष्ण ध्वनि, और दूसरा है मोटी ध्वनि। ठीक है, तो कोई ध्वनि हमको पतली या तीक्ष्ण सुनाई देती है तो कोई मोटी सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण तारत्व होता है। इस पर हम लोग चर्चा कर हुए थे, विस्तार से चर्चा किया गया था सभी प्रश्नों पर। अब हम लोग देखते हैं तीव्रता के विषय में। ठीक है, तो तीव्रता भी ध्वनि का एक लक्षण है और इसके आधार पर हम ध्वनि को धीमी अथवा तेज ध्वनि के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्वनि का धीमा अथवा तेज सुनाई देना ये ध्वनि का कौन सा लक्षण आधारित है? तो ये तीव्रता पे आधारित होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ध्वनि की तीव्रता अधिक है, ठीक, तीव्रता अधिक है, ठीक, तो तीव्रता अधिक है तो क्या होगा? ध्वनि तेज सुनाई देती है। ठीक, और अगर तीव्रता कम है, ठीक, तो इसमें ध्वनि धीरे सुनाई देती है। ठीक है, तो ध्वनि का तेज अथवा धीरे सुनाई देना ये तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और तीव्रता के बढ़ने पर ध्वनि तेज हो जाती है और तीव्रता के घटने पर ध्वनि धीरे हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तीव्रता का मात्रक क्या है, इसका मात्रक या इकाई आपसे पूछा जाएगा। तो तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, तो तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे? डेसिबल। या प्रश्न पूछा जाए आपसे कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण हम ध्वनि को धीमी अथवा तेज ध्वनि के रूप में वर्गीकृत करते हैं? तो तीव्रता के कारण करते हैं। ठीक है, अब आइए गुणता पे हम लोग चर्चा करते हैं। ध्वनि का लास्ट लक्षण है गुणता। ठीक है, तो गुणता इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो गुणता के आधार पर क्या होता है? तो गुणता के आधार पर देखिए ध्वनियों की पहचान की जाती है। ठीक है, ध्वनियों की पहचान का मतलब क्या हुआ? मान लें, एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझाते हैं। ठीक है, मान लें हम किसी मित्र को देख नहीं रहे हैं, ठीक, अर्थात वो मोबाइल पे हमसे बात कर रहा है, ठीक, या हम अपने घर पे फोन लगा रहे हैं, पिताजी से बात करना है, लेकिन मोबाइल पिताजी न उठाकर चाचा उठा रहे हैं, भैया उठा रहे हैं या छोटा भाई उठा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे बता लेते हैं कि मोबाइल पे पिताजी नहीं है? ठीक, तो आवाज सुनकर ही केवल व्यक्ति को बिना देखे केवल उसकी ध्वनि को सुनकर उस व्यक्ति की पहचान कर लेना, ये ध्वनि का कौन सा लक्षण होता है? ये गुणता होती है। ठीक है, अर्थात इसमें हम व्यक्ति को बिना देखे केवल उसकी ध्वनि के आधार पर पहचान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति को देखना नहीं है, ठीक, केवल हम उसकी बात को सुने। जैसे मान लीजिए हम कमरे में बैठे हैं और कमरे के बाहर 10 लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कमरे के बाहर 10 लोगों की बात को सुनकर हम ये बता लेते हैं कि इसमें हमारा मित्र रमेश भी बोल रहा है। ठीक, तो कैसे ये बता लेते हैं? जबकि रमेश को हमने देखा नहीं, हम कमरे के अंदर हैं, उसके बाद भी ये रमेश की पहचान कर रहे हैं। तो ये ध्वनि की गुणता के कारण होता है, अर्थात प्रत्येक
व्यक्ति की ध्वनि गुणता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सब में ध्वनि की गुणता अर्थात सबके ध्वनि की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है और उसी क्वालिटी की भिन्नता के आधार पर हम व्यक्ति को बिना देखे उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं या उसकी आवाज़ सुनकर हम व्यक्ति को पहचान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर शर्त है, देखिए यहाँ पर शर्त को ध्यान रखिए। ये पहचान हमको कैसे करना है? पहली शर्त है कि समान तीव्रता और तारत्व वाले ध्वनियों में अंतर करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा, समान तीव्रता और समान तारत्व अर्थात ऐसे व्यक्ति की पहचान हमको करना है, तुलना करना है जिसकी तीव्रता भी समान हो और उसका तारत्व भी समान हो। कहने का तात्पर्य क्या है? तारत्व की बात अगर हम करें, तारत्व की बात करें तो महिलाओं की आपस में तुलना, ठीक, या हम कहें पुरुषों की आपस में तुलना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हमको पहचान करना है तो महिलाओं की तुलना हम महिला से ही करेंगे। अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए, सीता और गीता। ठीक है, अब सीता की आवाज़ को भी हम जानते हैं और गीता की आवाज़ को भी हम जानते हैं। ठीक, और सीता और गीता ये दोनों भीड़ में बोल रहे हैं, तो कब सीता बोल रही है और कब गीता बोल रही है, तो इसमें अगर हम सीता और गीता की आवाज़ को बिना देखे पहचान रहे हैं तो ये गुणता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम सीता की तुलना राम से कर लें तो ये हमारी गुणता नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा? ये तारत्व हो जाएगा, क्योंकि गुणता में तारत्व समान होना चाहिए। अर्थात महिला की तुलना हम महिला से ही करके उसकी पहचान करेंगे और पुरुष की तुलना पुरुष से ही करके उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमको करना है राम और लक्ष्मण, ठीक, तो राम और लक्ष्मण के मध्य अगर हमको बिना देखे पहचान करना है उनकी आवाज़ को सुन के, तो राम की तुलना हम लक्ष्मण से करेंगे तो गुणता है, लेकिन राम की तुलना अगर हम सीता से कर लेंगे तो ये तारत्व होगा। क्योंकि तारत्व के आधार पर अगर हम देखें तो महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, अधिक होगा तो जाहिर सी बात है आवाज़ पतली हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर तारत्व के आधार पर हमने महिला को पहचान किया है कि वो महिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो समान तीव्रता या दो समान तारत्व के ध्वनियों में अंतर करना हो तो उन ध्वनियों का अंतर हम गुणता के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर हम केवल व्यक्तियों में ही अंतर नहीं करते बल्कि वाद्य यंत्रों में भी करते हैं। वाद्य यंत्रों में भी, जैसे तबला और नगाड़ा। ठीक है, तो तबला और नगाड़ा में जो हम अंतर करते हैं, अर्थात कब तबला बज रहा है और कब नगाड़ा बजाया गया, ठीक, तो ये भी गुणता के आधार पर हम करते हैं कि यह ध्वनि तबला की है और यह ध्वनि नगाड़े की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि समान तीव्रता और समान तारत्व के दो ध्वनियों में अंतर का आधार क्या होता है, तो ये गुणता होती है। और इसी के आधार पर हम दो वाद्य यंत्रों में अंतर करते हैं, दो व्यक्तियों में अंतर करते हैं, दो महिलाओं में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणता होती है जिसके आधार पर हम व्यक्ति को बिना देखे उसकी ध्वनि को सुनकर उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि के लक्षण हुए और इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, कि दो वाद्य यंत्रों में अंतर का आधार क्या होगा, तो गुणता होगा, या किसी मित्र को बिना देखे केवल उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पहचान करना, ये गुणता होगा। ठीक है, और गुणता का वो क्या है, शर्त क्या है, तो गुणता का पहला शर्त है कि वहाँ पर तीव्रता समान होनी चाहिए और दूसरी शर्त है कि तारत्व भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो समान तीव्रता और समान तारत्व के दो ध्वनियों में अंतर का आधार गुणता होगा। ठीक, ध्वनि के
धीरे अथवा तेज सुनाई देने का आधार तीव्रता होगा और ध्वनि के पतले और मोटे सुनाई देने का कारण तारत्व होता है। ठीक है, तो ये तो हुए प्रश्न ध्वनि के लक्षण से। चलिए अगले सब टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सब टॉपिक है अनुनाद। ठीक है, जिसे रेजोनेंस भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो अनुनाद क्या होता है, आइए अनुनाद के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि अनुनाद होता क्या है। ठीक है, तो अनुनाद को ध्यान रखिए, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उससे उत्पन्न बड़े आयाम के कंपन को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ध्वनि निकल रही, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक, तो हम जब बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रही है, आवाज़ निकल रही है। अगर उस आवाज़ में जो आवृत्ति है या तीव्रता जो है, ठीक है, अगर हमारे आवाज़ की तीव्रता या आवृत्ति किसी वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति या तीव्रता के बराबर हो जाए, ठीक, तो ऐसी स्थिति में एक बड़े आयाम का कंपन उत्पन्न होने लगता है और वस्तु में झंझनाहट होने लगती है, वस्तु हिलने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेज पर कोई गिलास रखा है, ठीक, अब उस गिलास को हम देखते रहें और उसी समय आकाशीय बिजली की गर्जना होती है। ठीक है, तो आकाशीय बिजली की गर्जना अक्सर बारिश के दिनों में होती है। ठीक है, तो उस आकाशीय बिजली की गर्जना से हम देखते क्या है कि कभी कभी मेज पे रखा हुआ जो गिलास है वो कंपन करने लगता है, उसमें झंझनाहट होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकाशीय बिजली के जो ध्वनि निकल रही है, गर्जना से जो ध्वनि निकल रही है, उसकी तीव्रता या तारत्व, वो क्या कहते हैं, उसका जो आवृत्ति होता है या तीव्रता होती है, अगर वह गिलास को जो तीव्रता या आवृत्ति होगा अगर उसके बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में दो बड़े आयाम आपस में टकराएंगे। ठीक है, तो दोनों के तीव्रता या आवृत्ति के कारण एक बड़े आयाम का कंपन उत्पन्न होगा और उसी कंपन के कारण गिलास में झंझनाहट या कंपन उत्पन्न होता है और उसी झंझनाहट या कंपन को हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रेजोनेंस के कारण कौन कौन सी घटना घटती है या किन किन घटनाओं का कारण अनुनाद होता है। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि बसों में चलते समय झंझनाहट का होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान ले कि एक बस है, एकदम नई बस है, ठीक है, मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सड़क पर चल रही है। ठीक, तो सड़क पर चलते समय हम देखते क्या है कि उसकी खिड़की और दरवाजे टकराने लगते हैं, अर्थात उसमें झंझनाहट की आवाज़ होने लगती है कभी कभी। ये हमेशा नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनुनाद, अर्थात जिस सड़क पर बस चल रहा है उस सड़क का एक स्वाभाविक आवृत्ति होगा, ठीक, और बस से ध्वनि निकल रही है उसकी भी एक आवृत्ति होगी। ठीक, तो जब बस की ध्वनि की आवृत्ति सड़क के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगा, अर्थात दोनों आवृत्ति आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में एक बड़े आयाम का कंपन उत्पन्न होगा और उसी कंपन के कारण बस में झंझनाहट होने लगता है। ठीक, होने लगता है, इसी को हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो बसों में होने वाले झंझनाहट का कारण क्या है? अनुनाद है। ठीक, इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि सेना को
पुल पार करते समय फ्लैग मार्च या इसी को कह सकते हैं कदम से कदम मिलाकर चलने से रोक दिया जाता है। क्यों? ठीक है, तो यहाँ भी देखिए इसका भी कारण अनुनाद होता है। अर्थात जब सैनिक अपना फ्लैग मार्च करते हैं तो फ्लैग मार्च में क्या होता है, लेफ्ट पैर को एक साथ रखते हैं सभी सैनिक, फिर राइट पैर को एक साथ रखते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में उनके पैरों के रखने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जब उस ध्वनि की तीव्रता या आवृत्ति पुल के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है, अर्थात जिस पुल से होकर वो जा रहे हैं और वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, अर्थात लेफ्ट और राइट अपने दोनों पैरों को एक साथ उठा के रख रहे हैं, लेफ्ट को रखे तो सभी सैनिक एक साथ, राइट को रखे तो सभी सैनिक एक साथ। तो ऐसी स्थिति में जो उनके पैर से जो ध्वनि निकल रही है, अगर उस ध्वनि की आवृत्ति पुल के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अनुनाद उत्पन्न होगा और अनुनाद के कारण पुल में कंपन होने लगता है। ठीक, और इसी कंपन के कारण पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है, टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, तो पुल सुरक्षित रहे इसी के लिए ऐसा किया जाता है कि उनको कदम से कदम मिलाकर चलने से रोक दिया जाता है। ठीक, या इसी को कहा जाता है पुल पार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, इनको प्रशिक्षित किया जाता है, अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि पुल पार करते समय अचानक मान लीजिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अचानक कोई पुल पड़ गया तो आप कैसे चलेंगे। ठीक, तो ये अलग से प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि अनुनाद की घटना न घटित हो, क्योंकि अगर अनुनाद की घटना घटित होगी तो ऐसी स्थिति में पुल में एक बड़े आयाम का कंपन उत्पन्न होने से पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी का एक उदाहरण देखिए अमेरिका में मिला था। अमेरिका में एक घटना घटित हुई थी, एक पुल पर वहाँ से तूफान उठा था। ठीक है, तूफान अथवा कह सकते हैं पवन का झोंका। ठीक है, तो पवन के झोंके के कारण जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, उस ध्वनि की आवृत्ति पुल के आवृत्ति के बराबर हो गया था। ठीक, और बराबर होने के कारण पुल टूट गया था। क्यों? क्योंकि अनुनाद की घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए पुल को पार करते समय सैनिकों को प्रशिक्षण देना अथवा कदम से कदम मिलाकर न चलने का जो सलाह दिया जाता है वो भी अनुनाद के कारण ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुनाद के कारण तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि सुराही को भरते समय उससे ध्वनि का निकलना। ठीक है, देखिए जब हम सुराही को, जो पतले मुंह का घड़ा होता है, उसको जब हम नल के नीचे रख के नल को खोल देते हैं भरने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम देखते हैं कि उस सुराही से एक ध्वनि निकलने लगती है कुछ देर के बाद। ठीक, तो वह ध्वनि क्यों निकल रही है? क्योंकि जो पानी को भरते समय ध्वनि निकल रहा है। ठीक, अब उस ध्वनि की जो आवृत्ति होगी, ठीक, उस ध्वनि की आवृत्ति जब सुराही के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुनाद के कारण एक ध्वनि निकलने लगती है जब हम सुराही को नल के नीचे रख के भरने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान रखिए, रेडियो पर विभिन्न स्टेशनों का प्रसारण,
ठीक। तो रेडियो पे विभिन्न स्टेशनों के प्रसारण का कारण भी अनुनाद की ही घटना होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम ये देखते हैं कि एक ही रेडियो पर कभी हम विविध भारती सुन रहे हैं, ठीक, तो कभी हम देखते हैं कि 92.5 मेगाहर्ट्ज पर, ठीक, तो एक ही रेडियो पर विभिन्न प्रकार के स्टेशनों का हम प्रसारण करवाते हैं। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हमारे अनुनाद के कारण ही होता है। ठीक, अनुनाद के कारण होता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अनुनाद के कारण देखिए कौन कौन सी घटना आपको याद रखना है। सुराही को भरते समय उससे ध्वनि का निकलना, बस को चलते समय उसमें झंझनाहट होना, रेडियो पर विभिन्न स्टेशनों का प्रसारण करना, अथवा सेना को पुल पार करते समय कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह देना। ठीक है, तो इतने प्रश्न को आपको ध्यान रखना है जिसका कारण अनुनाद होता है। ठीक, आइए अगले सब टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सब टॉपिक आपके सामने है अनुरणन। ठीक है, जिसे कहा जाता है रिवर्बरेशन। ठीक, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रिवर्बरेशन। तो आइए अनुनाद क्या होता है, अनुरणन क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए अनुरणन को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि अनुरणन होता क्या है। ठीक, और इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, या जो पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अनुरणन का मतलब समझते हैं। हम कभी जैसे मंदिर में गए हैं, ठीक, अब मंदिर में जाने के बाद उसके घंटे को हम एक बार आवाज़ दिए। ठीक, तो एक बार घंटे को हमने केवल टच किया है, लेकिन हम देखते क्या हैं कि उसमें टन की आवाज़ कुछ देर तक सुनाई देती है। ठीक, तो कुछ देर तक सुनाई देने का मतलब क्या है, ये इसी घटना को हम अनुरणन कहते हैं। अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा दें आपको, तो इसकी परिभाषा हो सकती है ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी किसी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना ही अनुरणन कहलाता है। ठीक, इसका मतलब आप स्पष्ट हुआ उस उदाहरण से कि जब हम घंटे को केवल एक बार बजाते हैं, उसके कुछ देर बाद तक टन की आवाज़ का सुनाई देना ही अनुरणन है। ठीक, अब ये स्पष्ट हुआ इस उदाहरण से। ठीक है, कि मंदिर के घंटे को हमने एक बार पीटा और पीटने के बाद ये देख रहे हैं कि टन की आवाज़ कुछ देर तक हमारे कानों में गूंज रही है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, इसी घटना को हम अनुरणन कहते हैं, जिसमें ध्वनि स्रोत के बंद करने के बाद भी ध्वनि हमें सुनाई देती है। ठीक है, अब देखिए अनुरणन के संबंधित दूसरा सब टॉपिक है अनुरणन काल। ठीक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। ठीक है, अर्थात कितने समय तक, अनुरणन काल का मतलब हुआ वह समय जब तक ध्वनि सुनाई देती है बंद होने के बाद। ठीक, अर्थात वह समय जितनी देर तक ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद ध्वनि हमें सुनाई देता है। ठीक, उसी समय को हम क्या कहते हैं, अनुरणन काल कहते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि जैसे हमने मंदिर के घंटे को टच किया, एक बार बजाया, अब बजाने के बाद कम से कम मान लें कि 10 सेकेंड तक
टन की आवाज़ आ रही है, तो यही 10 सेकंड क्या हो गया, यही 10 सेकंड अनुरणन काल हो जाता है। ठीक, यही 10 सेकंड क्या हो जाता है, अनुरणन काल। ठीक, तो अनुरणन काल का मतलब क्या हुआ कि ध्वनि स्रोत के बंद करने के बाद जितनी देर तक ध्वनि हमें सुनाई देती है उस समय को ही हम अनुरणन काल कहते हैं। ठीक है, तो अब किसी हाल के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अनुरणन किसे कहते हैं और अनुरणन काल किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित जो अप्लाइड प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि किसी हाल का अनुरणन काल, या हम कह सकते हैं कि यदि किसी हाल में वक्ता के भाषण को 3 कंडीशन में लिख रहा हूँ। पहला है भाषण को स्पष्ट सुनना हो। दूसरी कंडीशन है कि स्पष्ट न सुनाई देता हो। और तीसरी कंडीशन है शब्द बहुत धीरे सुनाई देते हैं। ठीक है, तो इन 3 परिस्थितियों से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहली परिस्थिति इसमें है कि यदि किसी हाल में वक्ता के भाषण को, ठीक, अगर कोई हाल है, ठीक, अब उस हाल में वक्ता है जो भाषण दे रहा है और सामने श्रोता बैठे हैं। ठीक है, तो श्रोता के विषय में है कि स्पष्ट सुनना है किसको, वक्ता के भाषण को। अगर वक्ता के भाषण को स्पष्ट सुनना है तो अनुरणन काल कितना होना चाहिए, अनुरणन काल का मतलब उसकी ध्वनि जब वह बोल के बंद कर रहा है, अपने भाषण को बंद कर रहा है, तो बोलने के बाद कितने देर तक सुनाई दे तो हम स्पष्ट सुन रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्पष्ट सुनने के लिए अनुरणन काल कितना होना चाहिए, अनुरणन काल 0.8 सेकेंड से कम होना चाहिए, कम हो या 0.8 सेकेंड तक हो। ठीक है, तो अगर 0.8 सेकेंड तक ही हो, अर्थात एक बार वो बोले, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको पढ़ाते समय, ठीक, अब हम ये कर रहे हैं कि कितनी देर तक, तो जहाँ पर हमने देर तक कह के रुका तो वह अगर 0.8 सेकेंड तक ही आपके कानों में गूंजे तो ऐसी स्थिति में आप हमारे शब्द को स्पष्ट सुन सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही अनुरणन काल 0.8 सेकेंड से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जब हम ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कह के हमने रुका तो ये हैं की आवाज़ अगर 0.8 सेकेंड से अधिक देर तक आपके कानों में गूंजेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको हमारे शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई देंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने कहा कि कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कह के रोका और उसके बाद अगले शब्द को हमने बोल दिया। ठीक, कह रहे हैं कि आज छुट्टी है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यह बहुत देर तक अर्थात 0.8 सेकेंड से अधिक समय तक सुनाई दे रहा है। अब उसी बीच में यह दूसरा शब्द हमारा आ गया तो ऐसी स्थिति में यह शब्द और यह शब्द क्या हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे और आपको स्पष्ट नहीं होगा कि कह रहे हैं और आज छुट्टी है, तो ये दोनों शब्द आपको आपस में मिलकर सुनाई देंगे, जिसके कारण हमारा जो भाषण होगा वो स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो स्पष्ट होने के लिए कितना होना चाहिए अनुरणन काल, तो 0.8 सेकेंड से कम अथवा 0.8 सेकेंड
तक होना चाहिए, और अगर 0.8 सेकंड से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में यह शब्द नहीं सुनाई देगा। ठीक, और तीसरा है कि शब्द बहुत धीरे सुनाई देते हैं, या हम कह सकते हैं कि हाल गूंजहीन हाल हो जाएगा, गूंजहीन हाल हो जाएगा। तो यह कंडीशन कब आती है? यह कंडीशन तब आती है कि जब अनुरणन काल शून्य हो जाए, 0 सेकेंड। ठीक है, तो अगर अनुरणन काल एकदम से बंद हो जाए 0 सेकेंड, अर्थात हमने शब्द बोला और वो एक सेकेंड के लिए भी आपके कानों तक नहीं गूंजेगा, तो ऐसी स्थिति में हम हाल को गूंजहीन हाल कहते हैं, और ऐसे हाल में बैठे हुए श्रोता को वक्ता के भाषण के शब्द बहुत धीरे सुनाई देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा अनुरणन काल से। ठीक, पहला है कि अगर स्पष्ट सुनना हो तो हाल का अनुरणन काल कितना होना चाहिए? तो स्पष्ट सुनने के लिए अनुरणन काल मैक्सिमम 0.8 सेकेंड तक होना चाहिए, और अगर स्पष्ट नहीं सुनाई देता, इसका तात्पर्य है कि अनुरणन काल कितना हो गया है? तो स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य है कि अनुरणन काल 0.8 सेकेंड से अधिक हो गया है, और अगर वक्ता के शब्द बहुत धीरे सुनाई दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि हाल का अनुरणन काल 0 सेकेंड है, अर्थात ऐसे हाल को हम गूंजहीन हाल कहते हैं। ठीक है, तो ये अनुरणन से संबंधित प्रश्न हुए, अर्थात अनुरणन क्या है, ठीक, और अनुरणन काल क्या होता है, और अनुरणन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों से प्रश्न हुए। ठीक, अब हम देखते हैं कि अनावश्यक प्रतिध्वनि को रोकने के लिए, अर्थात इस अनुरणन को रोकने का क्या क्या प्रयास किया जाता है। ठीक, तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अनुरणन को रोकने का क्या क्या उपाय अपनाया जाता है। अनुरणन को रोकने के उपाय। ठीक है, तो हम लोग करते क्या क्या हैं। ठीक, अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई हाल इस तरह से बन गया है कि उस हाल में अनुरणन काल 0.8 सेकेंड से अधिक है ही, ठीक, तो अब हम उसको कम तो कर नहीं कर सकते, मकान तो गिराएंगे नहीं, तो बिना मकान को गिराए, अर्थात बिना हाल का पुनर्निर्माण किए, हम कौन सा ऐसा उपाय अपनाएं कि वहां पर अनुरणन काल 0.8 सेकेंड तक हो जाए। ठीक, तो 0.8 सेकेंड तक हो जाए। ठीक, तो अगर 0.8 सेकेंड हो जाएगा, इसका तात्पर्य है कि वक्ता के शब्द श्रोता स्पष्ट सुन लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले उपाय के रूप में क्या अपनाते हैं कि अनुरणन को रोकने के लिए हाल की दीवारों पर मोटे पर्दे लगा देते हैं। ठीक, मोटे पर्दे लगाते हैं। इससे क्या होता है? जब हम मोटे पर्दे को लगा देते हैं तो यह अनावश्यक जो ध्वनि होता है, मोटे पर्दे अनावश्यक ध्वनियों को अवशोषित कर लेता है, अनावश्यक ध्वनियों को अवशोषित करता है। ऐसी स्थिति में अनुरणन काल घटकर 0.8 सेकेंड तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हम वक्ता के भाषण को स्पष्ट सुन लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि सिनेमा घरों में या बड़े बड़े अस्पतालों में, ठीक है, या कॉन्फ्रेंस हॉल में हम देखते हैं कि हॉल की दीवार पर मोटे मोटे पर्दे लगे होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इन पर्दों के लगे होने का मुख्य कारण है अनावश्यक ध्वनि को अवशोषित करना, अर्थात अनुरणन को रोकना। ठीक है, दूसरे उपाय के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि फर्श पर कालीन बिछा देते हैं। ठीक है, कालीन बिछा देते हैं। ठीक, तो कालीन क्यों बिछाते हैं फर्श पर? तो कालीन बिछाने का कारण भी यही होता है कि ये क्या करता है, ये भी ध्वनियों को अवशोषित करता है। ठीक, अवशोषित करता है, जिसके कारण अनावश्यक ध्वनि जो है हमारे कानों में नहीं गूंजते और अनुरणन काल घटकर 0.8 सेकेंड तक हो जाता है। ठीक है, तीसरे उपाय के रूप में क्या करते हैं हम लोग? तो तीसरा उपाय है हाल की दीवार को
खुरदरा बना देते हैं, खुरदरा बना देते हैं। ठीक, तो खुरदरा बनाने से क्या होता है, अगर हम हाल की दीवार को खुरदरा कर देंगे तो वहाँ से प्रतिध्वनि नहीं होती, अर्थात वो भी अनावश्यक ध्वनियों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण अनुरणन काल घट के 0.8 सेकंड तक हो जाता है। तो इन तीनों उपायों को अपनाने से स्पष्ट ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अनावश्यक ध्वनि को अवशोषित करने अथवा अनुरणन को रोकने के कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो अनुरणन को रोकने के लिए हमको क्या करना है कि हाल की दीवार पर मोटे पर्दे लगा दें। ठीक, अर्थात हाल को गिराकर पुनर्निर्माण किए हमको उपाय अपनाना है। तो पहला उपाय तो यही कर सकते हैं कि हाल की दीवार पर मोटे पर्दे लगा दें, दूसरा कि फर्श पर कालीन बिछा दें, तीसरा कि हाल की दीवार को हम खुरदरा बना दें। तो इन उपायों को अपनाने से अनुरणन रुक जाता है और अनुरणन काल घट के 0.8 सेकंड तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम वक्ता के शब्द को स्पष्ट सुन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि अनुरणन का कारण क्या है। आइए अनुरणन का कारण देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अनुरणन का कारण, तो यहाँ हमने आपको बताया कि अनुरणन का मतलब क्या होता है कि ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी हमें वक्ता के शब्द सुनाई देते हैं कुछ देर तक। इसी घटना को अनुरणन कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है बहुलित परावर्तन। ठीक है, अर्थात परावर्तन के कारण ही हमको अनुरणन की घटना का आभास होता है। ठीक, इसका तात्पर्य अब इस कमरे के उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि एक कमरा है। ठीक, अब यहाँ से कोई बोल रहा है। ठीक, अब बोलने के बाद वो जैसे चुप हुआ, ठीक, या वहाँ पर कोई टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है और टेप रिकॉर्डर को बंद करने के बाद भी उसमें उस गाने की ध्वनि कुछ देर तक सुनाई दे रही है। तो इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर देखिए ध्वनि, मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर वक्ता खड़ा होकर भाषण दे रहा है, तो वक्ता के इस शब्द को जैसे बोलेगा इस दीवार से जाकर टकराएगा और टकराने के बाद परावर्तित होगा। ठीक, यहाँ से इस दीवार से टकराएगा, यहाँ से भी इसका परावर्तन होगा, यहाँ से इस दीवार से टकराएगा, यहाँ से भी परावर्तन होगा, नीचे फर्श से जाकर टकराएगा, फर्श से परावर्तित होकर हमारे कानों तक आएगा और ऊपर छत से जाकर टकराता है और छत से टकराने के बाद फिर वो परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से परावर्तन उसके 3 दीवालों से भी हुआ, छत से भी हुआ और फर्श से भी हुआ, और यही बहुलित परावर्तन कहलाता है। और इसी बहुल परावर्तन के कारण अनुरणन की घटना घटित होती है। ठीक, तो अनुरणन का कारण भी आपसे पूछा जा सकता है, अनुरणन को रोकने के उपाय भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, और अनुरणन की परिस्थितियां भी पूछी जा सकती हैं कि यदि अनुरणन काल इतना हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रश्न पूछ ले कि यदि किसी हाल का अनुरणन काल बढ़कर 0.8 सेकंड से अधिक हो जाए तो वक्ता के शब्द पर क्या प्रभाव पड़ेगा या श्रोता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि अगर 0.8 सेकंड से अधिक हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा देर तक हमको सुनाई देगा, और अगर ज़्यादा देर तक कोई अनुरणन होगा तो ऐसी स्थिति में वक्ता के जो शब्द होंगे, वक्ता के शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई देंगे। ठीक, ये पहली परिस्थिति हुई। अगर स्पष्ट सुनना हो तो ऐसी स्थिति में अनुरणन काल कितना रखना होगा, तो मैक्सिमम 0.8 सेकेंड तक का रखना होगा। ठीक, और यदि अनुरणन काल शून्य हो जाए तो क्या होगा, तो हाल गूंजहीन हाल हो जाता है, गूंजहीन हाल हो जाता है। ठीक, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वक्ता के जो शब्द होंगे वो श्रोता को धीरे सुनाई देते हैं। ठीक,
तो ये इतने प्रश्न आपसे अनुरणन से संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक, आइए अगले सब टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्वनि का अपवर्तन। ठीक, ध्वनि का अपवर्तन। तो आइए ध्वनि के अपवर्तन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपवर्तन का अर्थ होता है मार्ग का विचलन। अपवर्तन का सरल अर्थ क्या होता है? मार्ग का विचलन। इसका तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ध्वनि स्रोत है। ठीक, अब यह ध्वनि स्रोत यहाँ से निकला तो सीधे ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसको जाना हुआ, अर्थात माध्यम परिवर्तित हो गया, ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि ये सघन माध्यम हुआ, ठीक, और ये विरल माध्यम हो गया। ठीक, अर्थात डेंसर और रेरर दो माध्यम से ध्वनि को गुजरना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका मार्ग कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब इसी विचलन को हम क्या कहते हैं? इसी विचलन को हम कहते हैं, जबकि जाना कैसे चाहिए था? इस तरह से, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से विचलित हो गया। तो मार्ग के इसी विचलन को हम क्या कहेंगे? इसी विचलन को हम ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो इस अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना घटित होती है? ठीक, तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अपवर्तन आपको समझ में आया कि मार्ग में होने वाले विचलन को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिन और रात। ठीक, दिन और रात सामान्य मौसम में, ठीक, या हम कहें गर्मी के मौसम में। ठीक, तो गर्मी के मौसम में देखिए दिन की स्थिति भी देखते हैं और रात की भी स्थिति। ठीक, तो ए और बी एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, जो दो माध्यमों को विभाजित करती है या अलग करती है। ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है? दिन के समय ये सूर्य है। ठीक, अब यहाँ से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर आएंगी तो ये हुआ पृथ्वी का सतह, पृथ्वी का सतह। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जब यहाँ से आती हैं तो ये लघु तरंग के रूप में आती हैं। ठीक है, लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को गर्म करने का प्रयास करती है। तो जब ये पृथ्वी गर्म हो जाती है दिन के समय, तो गर्म होगी तो यहाँ पर जो वायुमंडल होगा अर्थात हवा जो होगी ये भी इसके संपर्क में आएगा तो गर्म होगा। ठीक, अब गर्म हवा कैसी हो जाती है? तो गर्म हवा क्या होती है? गर्म हवा हल्की हो जाती है। ठीक, अब हल्की होगी तो क्या होगा? हल्की होकर ये संवहन धारा के रूप में ऊपर चली जाती है। ठीक, अब ये ऊपर चली गई सारी हवाएं, तो जब सभी हवाएं ऊपर चली जाएंगी तो ऊपर का माध्यम क्या हो जाएगा? ऊपर का माध्यम सघन हो जाता है, और नीचे अगर वायुमंडल पूरी तरह से गायब है तो ये क्या हो जाएगा? ये विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक, और ऊपर सघन माध्यम का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अब यहाँ से दो व्यक्ति आपस में क और ख ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो क और ख से जो भी ध्वनि निकलेगा ये हमारा हुआ अभिलंब रेखा, इसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो ध्वनियाँ होंगी ये ऊपर जाएंगी। ठीक, अब ऊपर इस तरह से इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? ये सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो अभिलंब की तरफ इस तरह से इनकी ध्वनियाँ झुक जाती हैं। ठीक, तो अभिलंब की तरफ झुकने के कारण इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जब ये अभिलंब की ओर झुक रही है इसका मतलब क्या हुआ? ये संकुचित क्षेत्रफल में सुना जा सकता है। क्यों? क्योंकि सीमित एरिया तक ही यह ध्वनि, जितने यहाँ से ध्वनि निकल रहे हैं ये सीमित एरिया में जाकर सिमट रहे हैं। तो दिन के समय हम किसी भी बातचीत को, दो व्यक्तियों के बातचीत को एक सीमित क्षेत्रफल तक ही सुन सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है, अर्थात जब दो व्यक्ति बात करते हैं, दिन में करते हैं, तो दिन में हमारे सामने ही थोड़े दूर पर भी बातचीत करेंगे, फिर भी उनकी बातों को हम नहीं सुन पाते। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि अपवर्तन के कारण उनकी ध्वनियाँ संकुचित क्षेत्र में सिमट कर रह जाती हैं और ऐसी स्थिति में उनका विस्तार नहीं हो पाता और दिन के समय हमको ध्वनि धीरे सुनाई देती है। ठीक, अब ऐसी स्थिति में रात में क्या होता है, अब रात की परिस्थिति देखें तो यही ए और बी और ये अभिलंब रेखा हुआ, अभिलंब। ठीक, तो यहाँ रात की परिस्थिति जस्ट अपोजिट हो जाती है। देखिए रात में क्या होगा, रात में ये ठंडा हो जाएगा, ठीक, और ये अपेक्षाकृत इसके गर्म है। ठीक है, अब यहाँ से जो ध्वनि यहाँ मतलब वायुमंडल ऊपर गया था, ठीक, तो ऊपर जाने के बाद ये क्या हो गया, अब ये वायुमंडल जो इतना ऊपर गया था दिन में, अब ये क्या हो गया, ये ठंडी वायु में बदल गया। ठीक, तो ठंडी वायु में बदलेगा तो क्या होगा, ठंडी हवा भारी हो जाती है और भारी होने के कारण पूरा का पूरा वायुमंडल नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक, अब जब ये नीचे की ओर आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऊपर का माध्यम क्या हो जाएगा, अब हमारा ऊपर का माध्यम, ये माध्यम हमारा विरल हो जाएगा और यह माध्यम सघन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऊपर का माध्यम विरल हो चुका है, नीचे इसकी अपेक्षा सघन माध्यम बना हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो हवा चलेगी, मतलब दो व्यक्तियों की जो बातचीत है क और ख की, ठीक, तो ये आपस में बातचीत करेंगे तो इनकी ध्वनि यहाँ से इस तरह से अभिलंब से झुकते हुए जाएगी और जैसे ही विरल माध्यम में पहुँचेगा ये विस्तारित हो जाता है, अर्थात अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक, अभिलंब से दूर हटा इसका मतलब विस्तार हो गया। ठीक, विस्तार हुआ या इसमें फैलाव हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस ध्वनि का विस्तार अधिक क्षेत्रफल में हो गया, अधिक क्षेत्रफल में हो गया। ठीक, अधिक क्षेत्रफल में हुआ तो अगर अधिक क्षेत्रफल में ये ध्वनियाँ विस्तारित होंगी तो इसका मतलब क्या है कि रात में अगर हमको कोई ध्वनि दूर से ही सुनाई दे जाती है तो इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी ध्वनि का अपवर्तन है। अर्थात दिन में हम ध्वनि को केवल सीमित क्षेत्रफल तक ही सुन सकते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में हम ध्वनि को रात में भी दूर से भी सुन सकते हैं। तो दूर की ध्वनियों को रात में सुनाई देने का कारण ये क्या हुआ, ये ध्वनि का अपवर्तन का लक्षण होता है। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गर्मी के दिनों में रात में कोई ध्वनि हमें दूर से ही सुनाई देती है, इसका मुख्य कारण, तो इसका मुख्य कारण आप बताएंगे अपवर्तन, और दिन में कोई ध्वनि हम सीमित एरिया में ही सुन सकते हैं या दो व्यक्तियों की बातचीत को हम नहीं सुन पाते दूर से, तो इसका भी कारण अपवर्तन होता है। ठीक, तो ये अपवर्तन हुआ और अपवर्तन से संबंधित घटना हुई। दोनों याद रखिएगा कि गर्मी के दिनों में रात में दूर तक ध्वनि का सुनाई देना अपवर्तन, या गर्मी के दिन में दिन के समय सीमित क्षेत्रफल के ध्वनि को सुनना, ये भी अपवर्तन है। ठीक, आइए अगले सब टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सब टॉपिक दिया गया है ध्वनि का विवर्तन। ठीक, तो ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन का मतलब होता है मार्ग से मुड़ना। इसका जो सामान्य अर्थ होता है, इसका अर्थ है मार्ग के अवरोध से टकराकर मुड़ना। ठीक, अब इसे हम एक कमरे के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि एक कमरा ये बना हुआ है। ठीक, अब इस कमरे में यहाँ पर खिड़की लगी हुई है। ठीक, या हम कहें कि यहाँ दरवाजे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए क और ख यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ग कमरे के अंदर बैठा है। ठीक है, कमरे के अंदर ग है और घ है। ठीक, तो मिस्टर ग और घ कमरे के अंदर हैं, जबकि क और ख कमरे के बाहर। ठीक है, तो कमरे के बाहर ये जब बातचीत करेंगे, ठीक, तो इनके बातचीत को हम कमरे के अंदर भी सुन लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब इनकी ध्वनि यहाँ से निकलेगी तो ये मार्ग में अवरोध आया, दीवार आया कमरे का। अब इस दीवार से टकराकर ये इस तरह से मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद जहाँ से भी इसको अवरोध समाप्त होता है उस खिड़की के रास्ते ये कमरे के अंदर प्रवेश कर जाएगी और इस प्रकार से ध्वनि के मतलब दीवार से टकराकर
फिर यहाँ से भी मुड़ेगा और दरवाजे के रास्ते ये कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि कमरे के बाहर दो व्यक्तियों के बातचीत को कमरे के अंदर बैठा व्यक्ति कैसे सुन सकता है, अथवा कमरे के अंदर दो व्यक्तियों के बातचीत को कमरे के बाहर भी सुना जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। ठीक है, अर्थात विवर्तन के कारण ही दो व्यक्ति जब कमरे के बाहर बातचीत करते हैं तो उनकी ध्वनि को हम अंदर सुन सकते हैं, या कमरे के बाहर के कोलाहल को, ठीक, कमरे के अंदर भी सुना जा सकता है। इसका कारण क्या है? तो विवर्तन है। और विवर्तन क्या होता है? विवर्तन का मतलब होता है मार्ग के और ओर से टकराकर ध्वनि का मुड़ना। ठीक, तो इसी मुड़ने को हम विवर्तन कहते हैं, और इसी के कारण हम कमरे के अंदर के बातचीत को बाहर सुन सकते हैं और कमरे के बाहर के बातचीत अथवा कोलाहल को कमरे के अंदर भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रश्न हुए विवर्तन से। ठीक, तो आइए अगले सब टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि पर ताप का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव और दाब का प्रभाव। ठीक है, तो ये विभिन्न कारकों का या फैक्टर का ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि पर या कह सकते हैं चाल पर प्रभाव। ठीक, तो देखिए ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप के प्रभाव को ध्यान रखिए, जब माध्यम का ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, या हम ये कहें कि ताप घटने पर चाल घट जाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिए, अगर सामान्यतः 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को हम बढ़ाते हैं किसी माध्यम का, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से ये लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, या हम कहें 0.61% की वृद्धि हो जाती है। किसमें? ध्वनि की चाल में। अर्थात माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और माध्यम का ताप घटने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। ठीक है, लेकिन आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। अब इस आर्द्रता से जो अप्लाइड प्रश्न पूछा जा, तो यहाँ ध्यान रखिए, हमने गर्मी के दिनों में बताया था, गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में हमने बताया था रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देने का कारण, तो गर्मी के मौसम में दूर तक ध्वनि के सुनाई देने का कारण अपवर्तन हमने बताया था, ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण रात में ध्वनि को दूर तक सुनते हैं, कब? गर्मी के मौसम में। ठीक, लेकिन वर्षा के मौसम में हम ये देखते हैं कि रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना, ठीक है, सुनाई देना। तो वर्षा के मौसम में जो ध्वनि का दूर तक सुनाई देना है, ये किसके कारण है? ये आर्द्रता का प्रभाव होता है। अर्थात जब हवा की आर्द्रता बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में उस हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, सामान्यतः हवा में ध्वनि की चाल कितना होगा? अगर हवा में ध्वनि की चाल पूछे तो ये 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब वर्षा काल में इस हवा की आर्द्रता बढ़ जाती है तो आर्द्रता के बढ़ने के बाद इसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसीलिए हम रेलगाड़ी की ध्वनि को चाहे रेलवे स्टेशन से कितने भी दूर हो, ठीक है, हम दूर से ही उसकी ध्वनि को, रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ को रात में सुन लेते हैं। ठीक, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का जो प्रभाव पड़ता है, अर्थात आर्द्रता के कारण ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसीलिए हम वर्षा काल में रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ को दूर से ही सुन लेते हैं। और गर्मी के दिनों मौसम में जो रात में ध्वनियाँ दूर तक सुनाई देती हैं उसका कारण अपवर्तन होता है। तो दोनों के आंसर को याद रखिएगा, अर्थात वर्षा काल का पूछे तो आर्द्रता का प्रभाव लगाइएगा, और गर्मी के मौसम में रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देने का कारण पूछे तो आप ध्वनि का अपवर्तन लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दाब क्या का प्रभाव पड़ता है। तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अर्थात अगर हम दाब को 2 गुना बढ़ा दें या घटाकर आधी कर दें तो ऐसी स्थिति में ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप के बढ़ने पर बढ़ता है और ताप के घटने पर घटता है। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, लेकिन दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपसे ध्वनि के संदर्भ में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।